नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं द संजय शर्मा शो। आज हम आपको एक बहुत रोचक, बहुत धमाकेदार और एक बहुत चर्चित नाम से मिलवाने जा रहे हैं। आप पिछले एक साल से देख रहे होंगे अपने टीवी चैनल पे धाएँ धाएँ की आवाज़ आती है और आप देखते हैं कि 50,000 का 1 लाख रुपए का बदमाश जो जिसके नाम से पूरा इलाका कांपता था, पुलिस की गोलियों का शिकार होकर तड़प तड़प कर मर रहा है। आपको याद होगा गाजियाबाद का वो चर्चित नीतीश कटारा कांड, जिसमें एक बाहुबली नेता डीपी यादव के बेटे ने एक लड़की की बेरहमी से उसके भाई की हत्या कर दी थी और वो केस पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था। डीपी यादव राजनीतिक रसूखों के शिखर पर थे और उनके नाम पर पूरा तंत्र हिलता था, मगर एक नौजवान आईपीएस ने उस समय नीतीश कटारा की गेट की पूरी जांच करी और विकास यादव आज तक जेल के पीछे हैं। आप सही समझे होंगे, हम बात कर रहे हैं मेरठ जोन के एडीजी प्रशांत कुमार की, जिनके एक साल के कार्यकाल में मेरठ में 40 से ज़्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कभी अपराधियों के लिए स्वर्ग हुआ करता था, अब नरक बन गया है। अपराधी या तो जमानत पे तोड़कर जेल वापस जा रहे हैं या इस पूरे इलाके को छोड़ दे रहे हैं। आखिर क्या है जादूगरी इस अफसर की, जाइए जानते हैं उनसे। हमारे साथ हैं एडीजी प्रशांत कुमार। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। और आपसे मिलने से पहले एक दिमाग में ये कौतूहल जरूर रहता है सबके, और जानने की, हजारों लोग जानने की कोशिश भी करेंगे आपसे, आपके इस डर के पीछे कारण क्या है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बदमाश गायब होते जा रहे हैं छोड़ छोड़ के? आप बहुत डराते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो सभी चीज़ें सरकार की जो प्रायोरिटीज़ हैं, सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, उस पर डिपेंड करती हैं। और इस बार जब सरकार बनी तो उनकी प्राथमिकता कानून व्यवस्था ठीक करना था और अपराधियों में कानून का राज्य स्थापित करने की प्राथमिकता थी। उसके तहत ही कार्य किए गए और जो हम लोगों ने स्ट्रेटजी अपनाई वो कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग की स्ट्रेटजी अपनाई गई और उसके तहत हम लोगों ने कार्य किए, और जिसके कारण पिछले 1 साल 1.5 साल में सभी जो मुख्य हेड हैं, जैसे हत्या है, डकैती है, अपहरण है, सभी मामलों में कमी आई है। मेरठ जोन में भी आई है और पूरे उत्तर प्रदेश में भी आई है। और इसका एक कारण ये है कि हम लोगों ने जहां एक और बड़े बड़े माफियाओं पे शिकंजा कसा है और जो वसूली करते थे या व्यापारियों में एक भय का वातावरण था, ये माहौल ठीक किया गया है। और उसके साथ ही जो प्रोएक्टिव पुलिसिंग के दौरान जो पुलिस कार्रवाई हुई है, उसमें बहुत सारे बदमाश पकड़े भी गए हैं और कुछ मारे भी गए हैं, और कैजुअल्टी दोनों तरफ से हुई है और हमारे सिपाही भी शहीद हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है एक माहौल बनने का, वो ये है कि शासन की नीतियां ऐसी हैं कि किसी भी हालत में क्राइम को टॉलरेट नहीं करना है और क्रिमिनल को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए। और ऐसे भी दृष्टांत हैं जब बहुत सारे हमारे जो बदमाश हैं उनको बेल के लिए इंटाइटल्ड हैं, लेकिन वो बेल पे बाहर नहीं आ रहे हैं। तो एक तरह से कहें कि कानून का खौफ है जिसके कारण लोग नहीं आ रहे हैं। और ये ज़रूर है कि अगर पुलिस पे फायर होता है तो पुलिस भी रिएक्ट करती है और उसके अच्छे परिणाम भी हैं और आम जनता में भी बहुत माहौल है। और लेकिन ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इनकाउंटर एक कोई स्टेट की पॉलिसी नहीं है, और जो भी इनकाउंटर होते हैं उसमें जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं उसका 100% अनुपालन कराया जाता है। वीडियोग्राफी कराई जाती है पोस्टमार्टम की, और सभी को सूचनाएं समय से भेजी जाती हैं प्रत्येक केस की, जिसमें कि अगर कोई बदमाश मरता है उसकी मजिस्ट्रियल जांच अलग से होती है। इसके अलावा उनके सगे संबंधियों को भी ये अधिकार होता है कि जुडिशियल रिव्यू में भी जा सकते हैं। तो एक तरह से पूरी सजगता से और कानून का ध्यान रखते हुए प्रोएक्टिव पुलिसिंग की जा रही है, और जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम वेस्टर्न यूपी में आए हैं। प्रशांत जी, ये सरकार की मंशा बेशक ये है कि अपराधियों पे कड़ी कार्रवाई हो, और सरकार के निर्देश पूरे प्रदेश में एक जैसे रहते हैं, लेकिन पूरे जोन में सिर्फ मेरठ ही क्यों है कि जहाँ पे बदमाश वेल तोड़ के भाग पर भाग रहे हैं, जेल में इलाका छोड़ रहे हैं, पुलिस की गोली से मारे जा रहे हैं? तो अगर निर्देश हैं तो बाकी जोन में नहीं हो रहा, मेरठ में ऐसा क्या खास हो जा रहा है, या आपका ऐसा क्या जादू है जो बदमाशों के सिर चढ़ के बोल रहा है? नहीं, देखिए, जो वेस्टर्न यूपी है यहाँ पे अपराध वैसे भी अन्य अगर आप देखेंगे
अपराधों का पैटर्न देखेंगे तो यहाँ अपराध कुछ ज़्यादा होते हैं, और चूँकि यहाँ संपन्नता भी है तो इसके कारण भी अपराधी इधर ज़्यादा अपराध करने के लिए रहते हैं, तो उसी के तहत कार्रवाई की जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि कमी पूरे प्रदेश में आई है। हाँ, यहाँ कुछ ऐसे हेड्स हैं, जैसे हत्या है, तो हत्या में अप्रत्याशित कमी आई है। लूट के केसेस में, डकैती के केसेस में सबसे बड़ा जो एक अपहरण का उद्योग था, फिरौती हेतु अपहरण, वो अब लगभग नील के बराबर है। जितने भी केसेस हुए सभी में मूल्यमान अकाउंट फॉर किए गए और सही वर्कआउट किए गए। किसी भी अपहरण के केस में जिसमें कि फिरौती मांगी गई हो, अपहृत की हत्या नहीं हुई। हमने उनको सकुशल बरामद किया, और हम लोगों ने दूसरे प्रदेशों में जाके भी कार्रवाई की। इवन दिल्ली के जो हमारे अपहृत लोग थे उनको भी हम लोगों ने अपने यहाँ कार्रवाई करके छुड़ाया। तो इस तरह से जो पुलिसिंग हो रही है उससे जनमानस में भी काफ़ी वो है, और अपराधियों में इसका भय है। प्रशांत जी, मेरे हाथ में एक एनकाउंटर के में मारे गए अपराधियों का डाटा है। मुच्छू पहलवान, अजीत जीता, हसीन मोटा, तमाम ऐसे नाम है, 40 नाम है। किसी पे 25,000, किसी पे 50,000, किसी पे 1 लाख के इनाम हैं। क्या ये खुद पुलिस की गोली के लिए शिकार होने के लिए आपके पास में आ गए? ये 40 का आंकड़ा एक साल में, अब तक 56 वाले स्टाइल हम पिक्चरों में देखते रहते थे, तो मेरे ख्याल से आपकी लिस्ट में भी 16 बचे हैं अभी, लेकिन एक साल में 40। और ये अपराधी सारे रिवार्डिंग हैं, कोई साधारण अपराधी नहीं है। एक लंबी क्राइम लिस्ट इनके दिखाई दे रही है मुझे। और ख़ास तौर से जब 1-1 लाख रुपए के इनाम घोषित होते हैं तो जाहिर है वो बड़े अपराध करते हैं और बड़े अपराधी होते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये ढूंढ के आपने पकड़ के ला के कर दिया इनका, या ठाएँ या वास्तव में पुलिस मुठभेड़ हुई है इनसे? नहीं, देखिए, मैं आपको पहले भी मैंने बताया कि वो इनकाउंटर की पॉलिसी नहीं है, और ये सभी बदमाश वही हैं जिनका इस क्षेत्र में आतंक था। इसमें से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो किसी अन्य प्रदेश में या अन्य जगह का रहने वाला था। उनका ये लोग यहीं रह के अपराध करते थे। बलराज पासी है, आप देखेंगे कि बलराज भाटी, ये पूरा इसका एनसीआर में आतंक था। हाँ, और एक कंबाइंड ऑपरेशन हुआ जिसमें कि हरियाणा की पुलिस थी, हमारा एसटीएफ था, और हमारी पुलिस थी नोएडा की, उसमें मारा गया। एक श्रवण करके बदमाश था जिसको हम लोगों ने मारा, उसके पास AK-47 बरामद हुआ। तो और ऐसे सैकड़ों लोग हैं इस तरह की इनामियाँ जो कि पकड़े गए हैं, गिरफ्तार भी हुए हैं। तो केवल मारे जाने वाली बात नहीं है, ऐसे करीब 400 450 लोग ऐसे हैं जो कि बदमाश हम लोगों ने गिरफ्तार भी किए हैं, जो जिन पे विभिन्न स्तरों से और इनाम थे। जैसे 1 लाख की अगर बात करें तो 1 लाख का एक बदमाश मारा गया है, तो 2 गिरफ्तार हुए हैं। उसी तरह से 50,000 के करीब 20 ऐसे अपराधी हैं जिनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। प्रशांत जी, आप भली स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मैंने बहुत करीब से देखा है और मैंने रिपोर्ट भी करी है। बलराज भाटी इस इलाके का पैरेलल सरकार का एक अंग था। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस वाले उसके दोस्त थे, वो महीना देता था, और कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का उसके ऊपर बहुत बड़ा हाथ था, तभी उसने पूरा इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था। बलराज भाटी को किस तरह आपने मारा? क्योंकि वो अपने आप में पूरे पॉलिटिकल खेमे में, और उन पुलिस कर्मी जो खुद अपराध कराते हैं, उनमें एक भय का वातावरण बन गया बलराज भाटी के मारे जाने के बाद। बलराज भाटी का जो इनकाउंटर हुआ था वो दिन में करीब 11 बजे की घटना है, और वो ब्रॉड डे लाइट में इनकाउंटर हुआ था। कोई ऐसा भी नहीं कि रात और कोई समय की भी बात कभी कभी होती है, ऐसी बात नहीं था। वो एक वसूली के सिलसिले से आ रहा था, और बहुत ही चालाक किस्म का अपराधी था। लेकिन उस पर हम लोग काफ़ी दिनों से हर एक जगह के पुलिस काम कर रही थी, और उस दिन इस तरह से घेराबंदी की गई कि वो कॉर्नर हो गया नोएडा में, और उस समय दिन में ही जब गोली चली तो पुलिस के गोली का शिकार हुआ। तो एक कंबाइंड एफर्ट था जिसमें से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन शेयरिंग हरियाणा पुलिस, एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने किया था। आपको क्या लगा उसके मारे जाने का और इम्पैक्ट पड़ा? नहीं, उसका बहुत ज़्यादा, वो तो सभी जगह जितने ठेके हैं और इन लोगों से साइलेंट वसूली, या जो हमारी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्रीज़ चलती हैं गाज़ियाबाद, नोएडा, उनसे भी वसूली की शिकायतें थी। तो इसी कारण उस पर 1 लाख का हमारे यहाँ से इनाम था, बाहर से भी उस पर इनाम था।
तो इस हिसाब से इस पे हर एक अपराधी पे अलग से काम किया जाता है और हमारी STF की विंग है जो कि नोएडा में स्थापित है, उसके साथ भी समन्वय बना के हम लोग चलते हैं और एक कंबाइंड एफर्ट, एक टीम भावना से जब काम होता है तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और हमारी जो टीम है और यहाँ अच्छे अच्छे अधिकारियों को चुन के हमारे मुख्यालय से और शासन से लोगों को पोस्ट किया जाता है ताकि जो इस तरह के माहौल में काम करें और रिज़ल्ट दिखाएं। अभी 2 तारीख को हमारे यहाँ शामली में बदमाशों ने पुलिस से एक 303 और इंसास राइफ़ल लूट ली थी गोली मार के। आज बीती रात हम लोगों ने वो दोनों राइफ़ल अपनी बरामद की। और हाँ, शायद ये तो कल ही की घटना है। कल रात की घटना है और उसमें 3 बदमाश भी हम लोगों ने पकड़े हैं जिसमें से 2 घायल हैं। 2 घायल मतलब 2 के गोली लगी है? हाँ जी। और आपकी घायल की परिभाषा? हाँ, सीधी गोली होती है? जी, घायल की यही है। और जीवित हैं अभी? जी, अभी जीवित हैं और हम लोग उससे पूछताछ कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में और किस कारण से उन लोगों ने इस तरह की घटना कारित की थी। आप जब एनकाउंटर होता है तो आम पब्लिक के मन में ये विचार जरूर आता है कि पुलिस पकड़ के लाती है और फिर उनको गोली मार देती है। अभी एक वीडियो संभल जिले का वायरल हो रहा है, वो रात में था, रात में एनकाउंटर हो रहा था, गोली चली नहीं तो दरोगा जी हाथ में पिस्टल लेकर कुछ प्रॉब्लम आई होगी, अपने मुंह से ठाए ठाए की आवाज़ कर रहे थे, पूरे देश में वायरल हो रहा है। आपके एनकाउंटर में तो कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, देखिए आप इस चीज़ से अवगत होंगे और हमारे यहाँ काफ़ी रिक्तियाँ चल रही हैं जिसके कारण ट्रेनिंग का भी अभाव है। ट्रेनिंग के अभाव के साथ साथ जब ट्रेनिंग नहीं होती, वेपन की भी साफ़ सफाई उस तरह से नहीं होती जिस स्तर से वार जोन में होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में अगर ये चीज़ें जैसे वायरल हुई हैं तो ये दिखाता है कि हमारी कमियां हैं। तो लेकिन हमने अभी आज एक इंग्लिश के पेपर में पढ़ा कि ये जताने के लिए कि वो घिर चुका है, इस तरह की चीज़ें की गई। लेकिन हो सकता है वो एक लाइटर वेन में हो, लेकिन हमारे अपने यहाँ ये कैसे जताया जा सकता है कि दरोगा जी मुझे कह रहा ठाए ठाए, बच्चों के खेल में हम लोग हाँ, नहीं, इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ तो ऐसी नहीं है, लेकिन ये कहीं भी चीज़ें हो सकती हैं अगर व्यवस्था में कमी है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास है वो हमारे बिहेवियर, सबॉर्डिनेट रैंक की बिहेवियर और कि वो किसी आदमी से किस तरह से बात करे। आपने देखा होगा कि छोटी सी गलती से और गोमती नगर में कितनी बड़ी घटना हो गई और उससे हम लोग काफ़ी पीछे चले गए। और तो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा और हमारे सरकार के द्वारा कि व्यवहार होना चाहिए अच्छा, आपके व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। कार्रवाई आप कितनी भी सख्त करें, लेकिन कोई आदमी अगर थाने पे आता है तो भय नहीं होना चाहिए। इसके तहत एक हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट गाज़ियाबाद में शुरू किया है कि जितने भी डायल 100 की 3-4 जैसे मोबाइल छिनैती की घटना है, चेन स्नैचिंग की घटना है, वो ऑटोमेटिक हम लोग FIR में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि लोगों का थाने से इंटरफेस कम हो जाए और उनका FIR दर्ज होता है। उसके बड़े सार्थक परिणाम आए हैं। उस पर स्टडी चल रहा है कि इसको आगे किन किन सेक्शंस में बढ़ाना है और कहाँ कहाँ तक इसको ले जाना है। तो साथ साथ ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन की भी बात हम लोग साथ साथ कर रहे हैं जिससे कि हमारे जो फायर पावर है और बिहेवियर है ये दोनों हमारे पहले से सुधार आ सके। आपके मेरठ जोन में हम देखते हैं कि जैसे ही किसी अपराधी पे इनाम बढ़ता है, वो 25,000 से 50,000 होता है, 50,000 से 1 लाख हो जाता है, तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए सोचने लगते हैं कि अब आपके एनकाउंटर की लिस्ट में 1 नंबर और बढ़ा। तो इनाम बढ़ने के साथ साथ आप उसकी रेकी तेज कर देते हैं, पकड़ने की कोशिश तेज कर देते हैं, या आपको पता होता है कि अब तो ये गया? नहीं, देखिए, जो इनाम तभी बढ़ाया जाता है जब उसकी गतिविधियाँ उस तरह की हो जाती हैं। ऐसे भी बहुत सारे अपराधी हैं जिन पे आज भी 25,000 का इनाम लंबे समय तक रहता है, लेकिन जो अपराधी बार बार घटनाएं करता है तो उस पे इनाम भी बढ़ाया जाता है ताकि जो उसकी पकड़ने वाली टीम हो उसको मोटिवेशन भी रहे। और इसके साथ साथ हम उसको सभी सीनियर लेवल पे वो उसकी मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है। तो जितनी भी इंटेलिजेंस कलेक्शन की तरीके हैं, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो टेक्निकल हो, उसका उपयोग किया जाता है और जिसके कारण ही अच्छे और सार्थक परिणाम आते हैं। ऐसा भी कभी होता है कि बहुत दिन तक बढ़ने के बाद भी अकाउंट फॉर नहीं होता मूल्य, लेकिन
हमारा प्रयास होता है कि जो टॉप के हमारे क्रिमिनल हैं उस पर हम तात्कालिक रूप से कार्रवाई करें। ये जितने आपके एनकाउंटर हुए हैं प्रशांत जी, उसमें बलराज भाटी के बाद में सबसे बड़ा एनकाउंटर कौन सा था आपका? अभी एक सहारनपुर में लगातार गैंग लोगों को अपहरण करके चुनौती करता था और उनके फ़ोन से ही फिरौती की रकम मांगता था। तो ऐसी 2 घटनाएं हो गई थी। तो सहारनपुर में अभी हाल ही में 2 इनकाउंटर हुए थे, जिसमें कि बदमाश मारे गए थे और उन पर 50-50 हज़ार का इनाम था। उससे भी काफ़ी राहत जो है पूरे जोन को मिली है। ये है प्रशांत कुमार जी। इनसे बातों का सिलसिला जारी रखेंगे और पूछेंगे कि आखिर इस हिम्मत का, इस बहादुरी के पीछे राज क्या है, कौन इनको ताकत देता है कि ये अपने पुलिस अफसर से कह देते हैं कि अगर बदमाश तुम पे 1 गोली चलाए तो उसका जवाब 10 गोली से दो। आमतौर पे पुलिस को इतनी छूट नहीं दी जाती। तो क्या है सरकार के ऊपर इनका हाथ? कौन सरकार में बैठ के इनसे कह देता है कि 1 गोली के बदले 10 गोली, लेकिन पुलिस वालों को जवाब देना चाहिए? सरकार की ऐसी कौन सी नीति है जो एक ऑफिसर को इतने अच्छे काम के लिए चलने की प्रेरणा देती है? हम इन सब तमाम बातों में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मेरठ जोन के उस तेज तर्रार एडीजी से, जिसने पूरे मेरठ जोन में बदमाशों के मन में अपना खौफ पैदा कर दिया है। प्रशांत जी, एक बार फिर हम उसी मुद्दे पर आते हैं। लोग आपकी मूंछों से बहुत डरते हैं। मतलब वो कहते हैं कि इतना बड़ा अफसर, इतनी बड़ी बड़ी मूंछें और उतना ही बड़ा बड़ा काम। ऐसी मूंछें रखने के पीछे क्या कारण है और कब से रख रहे हैं आप ऐसी मूंछें? नहीं, ये तो पर्सनल चॉइस की बात है। किसी भी आईपीएस अफसर की ऐसी बड़ी बड़ी मूंछें नहीं। और जब आपका काम ऐसा है ना, जो आप ऐसे खौफ पैदा कर रहे हो, उसमें ये वाली मूंछें भी इम्पैक्ट आ जाए। आपका फोटो छपता है ना, तो गैंग वाले लोगों में, अपराधियों में लगता है कि यार ये कोई अफसर वैसा वाला उस टाइप का अफसर है, गब्बर सिंह टाइप की मूंछें। तो कोई मतलब कोई वजह है? मैंने नहीं देखा। नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है। ये व्यक्तिगत चॉइस है, कोई ऐसा नहीं है, किसी को डराने की नीयत से नहीं है। अच्छा, कब से रखते हैं आप ऐसी मूंछें? मैं पिछले 1.5-2 साल से रखता हूँ। हाँ। कोई खास मैसेज देना चाहते हैं वैसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग विधि सम्मत कार्य करें, ताकि पुलिस को कोई इस तरह की कार्रवाई न करनी पड़े, या पुलिस पे कोई फायर न करे गलत नीयत से, जिससे कि पुलिस को सेल्फ डिफेंस में फायर करना पड़े। क्योंकि ये एक, अब हम लोग इस कार्य में हैं जो प्रोफेशनल हैजार्ड है। हम पे अगर कोई गलत कार्य करके भाग रहा है और गोली चलाता है, तो हमें अधिकार भी प्रदत्त हैं, उसके तहत ही हम लोग उसका उपयोग करते हैं। प्रशांत जी, एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हिलाया और वो आपके लिए भी बड़ी मुसीबत आई होगी। एक लड़की के भाई को बेरहमी से मार दिया गया था, क्योंकि जो अभियुक्त था उसको लगता था कि मेरी बहन जो है उस लड़के से प्रेम करती है। उस लड़के की हत्या कर दी गई थी नीतीश कटारा की, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। और वो डीपी यादव उस समय एक बहुत बड़ा नाम था राजनीतिक दलों के लिए, और कमोबश हर पार्टी का उसके ऊपर, सत्ता के ऊपर संरक्षण रहता था। आप उस समय एसएसपी गाजियाबाद थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है लगभग 3 साल तक आप गाजियाबाद के एसएसपी रहे। जब विवेचना आपने शुरू की तो 100% आपके ऊपर दबाव आया होगा, लेकिन नीतीश कटारा की माँ के मुझे वो चेहरे अभी भी याद आते हैं कि किस तरह से उसके बेटे को मार दिया गया क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करता था। तो उस माँ को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आया, या आपने इतनी हिम्मत कैसे करी कि वो विवेचना ऐसी हो पाए कि नीतीश कटारा के अभियुक्त विकास आज तक जेल में है? देखिए, उस समय जब ये घटना हुई थी तो काफ़ी वो डिफ़िकल्ट विवेचना थी। पहले तो बॉडी ही दूसरे जनपद में फेंक दी गई थी और जला भी दी गई थी, लेकिन हम लोगों ने उस पर काफ़ी गहराई से काम किया और वहाँ भी पूरी टीम ने दिन रात लग के एविडेंस कलेक्ट किए। और दबाव की बात, कोई राजनीतिक दबाव मुझे नहीं लगता कि किसी ने किया, लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि इस केस की मॉनिटरिंग पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने की। और हम लोगों ने पूरी दक्षता के साथ एक एविडेंस कलेक्ट करके उसको उस केस को चार्जशीट किया, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पे ही हम लोगों ने चार्जशीट लगाई। और हम लोगों की चार्जशीट को कोर्ट ने भी माना और उसी पे कन्विक्शन हुआ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल अमूमन एक ये फैशन है कि स्थानीय पुलिस विवेचना नहीं कर सकती या सभी चीज़ें दबाव पे होती हैं।
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारी केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनका भी एक ब्रीफ है कि किस तरह की विवेचनाएं उनको मिलनी चाहिए, जो 2-4 स्टेट में हो या बड़े फ्रॉड के मामले हों या ज़्यादा इकोनॉमिक ऑफेंसेस हों। ये जो स्थानीय स्तर पे जो घटनाएं होती हैं, अगर मेरा मानना है कि अगर हम लोग उसको अच्छे तरीके से करें, पूरे मनोयोग से करें, तो किसी स्पेशलिस्ट एजेंसी को देने की ज़रूरत नहीं है। और उस समय की सरकार ने स्थानीय पुलिस पे विश्वास किया, और जो वादी, जो मृतक की पेरेंट्स ने भी स्थानीय पुलिस की विवेचना पे विश्वास किया। ये बड़े गर्व की बात है, और यूपी पुलिस के इतिहास में एक ये इम्पोर्टेंट केस था, और हम लोगों ने उसमें हम वो जो परीक्षा सभी ने ली उस समय, प्रेस से लेके और जुडिशियल स्क्रूटनी भी बार बार होती थी कि विवेचना सही हो रही है कि नहीं, लेकिन कभी भी किसी भी स्तर पे कोर्ट ने हम लोगों की विवेचना में कोई कमी नहीं निकाली, और फाइनली वो कन्विक्शन में एंड किया ये केस। और आज तक जो अभियुक्त हैं, मुख्य अभियुक्त 2, वो दोनों जेल में हैं, और ये उस पीड़ित परिवार के लिए भी और एज पुलिस ऑफिसर ये सबके लिए सेटिस्फैक्शन है कि उन लोगों ने जो मेहनत से और ईमानदारी से काम किया, उसको सभी लोगों ने सराहा। नीतीश की माँ ने क्या कहा आपसे जब चार्जशीट लग गई? नहीं, चार्जशीट कन्विक्शन के समय मैं DIG स्तर पे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे था, और उनके जो नाना थे नीतीश कटारा के, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर थे। तो जिस दिन कन्विक्शन हुआ, उनका फ़ोन मेरे पास ज़रूर आया था, और वो उन्होंने धन्यवाद दिया। मैंने कहा सर, हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि आउट ऑफ वे जाके किया। ये तो हमारी ड्यूटी है, पार्ट ऑफ ड्यूटी है कि और हमें हर एक केस में इस तरह से इतना इंटरेस्ट लेना चाहिए, और कभी भी ऐसा कार्य किसी भी पुलिस अफसर को नहीं करना चाहिए जाने अनजाने, जिससे कि कोई केस खराब हो। और उनके लिए तो पीड़ित परिवार के लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि बड़े सेटिस्फैक्शन का विषय था कि कन्विक्शन उसका अपहेल्ड हुआ हर एक लेवल पे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड किया। प्रशांत जी, आप भली इस बात को स्वीकार न करेंगे, लेकिन हम लोग पुलिस की वर्किंग 20 साल से 25 साल से मैं बहुत करीब से देखता रहता हूँ। बहुत पॉलिटिकल प्रेशर होता है, इस ज़िले का CO इसको रखो, इस थाने का इंस्पेक्टर इसको रखो, तमाम ये आदेश लखनऊ से आते हैं। तो पुलिस का मनोबल टूटता है, और जो इंस्पेक्टर, जो CO वहाँ पहुँचता है, उसको पता चलता है कि हमारे असली बॉस लखनऊ में बैठे हुए राजनेता हैं। इस सरकार में मुझे लगता है आपकी बातों से कुछ परंपराएं टूटती हुई सी लग रही हैं। आपके ऊपर इस सरकार में दबाव आया या शाबाशी मिली आपको अच्छे कामों की? देखिए, हम स्थानीय जो पुलिस रेगुलेशन है, उसके हिसाब से थानाध्यक्ष और जो क्षेत्राधिकारी पोस्ट करने का अधिकार SSP को है, तो हम लोग भी उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते, और शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी तरह का कोई दबाव, गलत दबाव मानने की ज़रूरत नहीं है। और फॉर्चुनेटली कोई ऐसा दबाव भी हम लोगों पे किसी भी गलत कार्य के लिए, ये ज़रूर है कि जनप्रतिनिधि होते हैं, उन पे सभी तरह की बातें, हर एक पक्ष अपनी बात कहता है, और वो हम लोग भी उसको सुनते हैं, और जो सही कार्य है वो करते हैं। इसमें किसी तरह के कोई दबाव की बात अभी परिलक्षित तो हम लोगों के स्तर पे नहीं हुई। मौजूदा सरकार में कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद आई हो कि पुलिस वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? वह खुली, हम लोगों को फ्रीडम है सही काम करने का, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई संरक्षण नहीं है। हम लोगों ने जो भी सख्त कार्रवाई की है, बहुत सारे ऐसे भूमाफियाओं पे कार्रवाई की, गैंगस्टर में लोगों के प्रॉपर्टी जब्त किए, या कभी ऐसी कोई बात आ जाती है जब बड़े झगड़े होने लगते हैं, तो उसमें फ्री रहता है कि आप मेरिट पे काम करें। और मुझे ये हर्ष है बताते हुए कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 1.25 साल में कोई भी पर्व त्यौहार, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पर्व त्यौहार में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, और इसके अलावा कोई सांप्रदायिक नेचर की ऐसी घटना नहीं हुई जिससे कि राज्य स्तरीय लोगों का यहाँ कभी आना हो। तो हम लोगों ने पूरे टीम भावना को देखते हुए काम किया है, और सभी धर्म के त्यौहार जैसा कि निर्देश है शासन के, परंपरागत तरीके से, और कोई नई परिपाटी हम लोग नहीं शुरू करने देते, और उसमें जो भी विघ्न बाधा करता है उसके खिलाफ हम लोग
नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। अब पर्व की बात करिए, आपने, आपके फ़ोटो वायरल हुआ था, आप कावड़ के मेले में हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे। तो लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया आपको कि पुलिस ऑफिसर को ये काम नहीं करना चाहिए, सरकारी खर्च पे एक कावड़ के ऊपर, कावड़ियों के ऊपर फूल नहीं बरसाना चाहिए। क्या घटना थी वो? देखिए, ये आपको ये पता होगा कि ईद के समय भी सरकारी खर्च पे हम लोग रोज़ा अफ्तार भी कराते हैं, और जब भी ईद बकरीद होती है हम लोग जाके लोगों से गले भी मिलते हैं। तो ये है, इसके पिछले साल भी चीज़ें हुई थी, लेकिन लोगों ने उसको उस समय इस तरह से नहीं लिया था। तो अब लोगों का अपना है, लेकिन शासन के ऐसे निर्देश हैं कि सभी का सम्मान किया जाए, सभी पर्व त्यौहार की, तो हम लोग सभी में जाते हैं। और ये इस चीज़ को ज़्यादा लोगों ने इसको उठाया, ऐसी कोई नहीं है, ना तो इसका कोई धार्मिक रीज़न है। वही फूल बरसाने का काम आपने देखा होगा कि लखनऊ में लोग जब उस पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, तो ढोल नगाड़े और माला पहन के जाते हैं लोग, उस पर भी पुष्प वर्षा करते हैं। तो उसी के तहत किया गया। ये तो एक लोग वेलकम करने का तरीका है। और 4 करोड़ की लोग इस 10 दिन के अंदर जब गुजरते हों जहाँ, तो ये भी एक सॉफ्ट स्किलिंग है लोगों में, कॉन्फिडेंस कि भाई पूरा प्रशासन आपके साथ है और आप वेलकम हैं। लोग कितने कितने दूर, सैकड़ों किलोमीटर चल के पैदल आते हैं। ऐसी परिस्थितियों में इसको बहुत संकीर्ण विचारधारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि सभी पर्व त्यौहार हमारे यहाँ हम लोगों ने पूरी सहभागिता के साथ और आगे बढ़ के मिलाया, जिसके कारण कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। प्रशांत जी, आपकी छवि है बहुत कड़क अफसर की और बहुत डराने वाले अफसर की, बहुत खूंखार अफसर की सामान बनती है। इस अफसर के मन में कहीं कहीं संवेदनशील इंसान भी रहता है, या जो दिखता है वो लोगों को कि मैं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत सॉफ्ट हुई हूँ? नहीं, देखिए, ऐसी जो अगर आप व्यक्तिगत तौर पे जो हमसे इंटरेक्ट करते हैं, ऐसी कोई नहीं है। हमारा स्टाफ है और किसी पे कोई मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप नियम के अनुसार से काम करेंगे और पारदर्शिता के साथ काम करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम हमेशा आते हैं। और मैंने तो अपने जीवन का मूल मंत्र यही बनाया है, और चाहे मैं स्टेट में काम किया मैंने या केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे रहा, या मुझे सफलता मिली है। और इसमें कोई डराने वाली या कड़क छवि वाली बात नहीं है। हम लोग पूरा अपने सबॉर्डिनेट के वेलफेयर का भी ख्याल रखते हैं। और मेरे पास जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेके आता है सर्विस रिलेटेड, उसका भी हम समाधान बहुत शीर्ष प्राथमिकता पे करते हैं। और अगर जो चीज़ हमारे स्तर पे नहीं होने वाली होती है, मैं उसको अपने मुख्यालय स्तर पर या शासन स्तर पर भी लेता हूँ, चिट्ठी भी लिखता हूँ, बात भी करता हूँ, करा के फिर अपने जवानों को बताता भी हूँ, और जवानों के साथ मैं इंटरेक्ट भी करता हूँ। और हम अपने जोनल ऑफिस में भी बड़ा खाना ऑर्गेनाइज करते हैं। तो कोई सख्ती की बात नहीं है, लेकिन हमारी पुलिस ऐसा विभाग है जिसमें एक हायरार्की है, तो हायरार्की का रिस्पेक्ट सभी करते हैं, और हम लोग भी अपने से सीनियर ऑफिसर्स का करते हैं। वो रिस्पेक्ट वाली बात है, कोई डर वाली बात नहीं। प्रशांत जी, आपकी इस तेज़ी के चक्कर में कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। एनकाउंटर की गोली के चक्कर में गाजियाबाद का या नोएडा का एक जिम ट्रेनर था, वो आज तक बिस्तर पर है। कभी आप या कोई सीनियर अफसर उसकी हालचाल पूछने गया? हमारे विभाग की सरासर गलती है। हम लोगों ने उसको कभी मैं डे 1 से सभी लोगों ने उसको कहा कि ये उनसे गलती हुई है। उनके खिलाफ हम लोगों ने मुकदमा भी किया, और उसमें जो उचित धाराएं थी उसमें वो जेल भी गए, और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही। तो ये कभी ये नहीं है कि कोई फ़न के लिए या मज़े के लिए कोई करता है। पुलिस भी जनता की सेवा के लिए है, और बहुत मजबूरी में इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो आदमी पुलिस में है उसको बहुत तरह की जांच झेलनी पड़ती है। जब इसका सभी जगह स्क्रूटनी होती है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करते हैं, मजिस्ट्रियल जांच होती है, या लोअर जुडिशरी करती है, या अगर कोई आदमी कोर्ट हायर जुडिशरी में जाता है, तो पुलिस विभाग को या पुलिस के जो कर्मचारी इसमें रहते हैं उनको काफ़ी मानसिक टेंशन भी रहता है। तो ये कोई आदमी अपने खुशी के लिए या किसी को खुश करने के लिए नहीं करता। ये ज़रूर है कि यह प्रोफेशनल हैज़ार्ड है, और हम कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया है, और इस सरकार की मंशा है
कि ऐसा चीज़ें आपने ऐसे भी दृष्टांत यहाँ आए कि सीओ को भी लोग मार रहे हैं और लोग खड़े होकर देख रहे हैं। तो आज कम से कम ये है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमारा जवान उसके लिए आगे बढ़ के रहता है। और हम लोगों ने यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीनियर ऑफिसर ने भी पुलिस मुठभेड़ में हिस्सा लिया है। तो अगर आप फ्रंट से लीड करेंगे तभी आपके पीछे जवान भी खड़े रहेंगे। और जिस तरह से यहाँ पुलिस कार्रवाई हुई है, जो भी कोई ऐसी अभी तक कोई एडवर्स टिप्पणी किसी भी कोर्ट के द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि हम लोग पूरे जो नियम कानून है उसको भी फॉलो करते हैं। और हमारी प्रथम प्रयास यही रहता है कि हम किसी भी अपराधी के विरुद्ध हम उसको गिरफ्तार करें और उसको चेतावनी दें। अगर उधर से कोई फायर होता है तो उसके जवाबी कार्रवाई की जाती है। उसमें भी ये प्रयास किया जाता है कि ऐसी जगह पे गोली ना मारी जाए प्रथम दृष्टया, जिससे कि उसकी मौत हो जाए। तो ये सभी चीज़ें प्रिकॉशंस हैं जो कि कानून के हिसाब से हैं और इसके बड़े सार्थक भी परिणाम हैं। और शासन की जो नीति है उसके तहत ही कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। आपने कहा कि कहीं ऐसी जगह पे ना मारी जाए, लेकिन जितने फोटो आते हैं तो सिर पे गोली होती है, सीधे पे गोली होती है, पैर के नीचे गोली नहीं होती है। नहीं, ऐसे सैकड़ों आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ लोग गोलियों से घायल हुए हैं और उनकी जान नहीं गई है। ऐसे भी दृष्टांत हैं कि जिस पुलिस वाले ने गोली मारी उसी ने ब्लड डोनेट करके उसकी जान बचाई। ऐसे भी केसेस हैं, यहाँ प्रेस में भी कवरेज है कि पहले घायल हुआ और पुलिस ने ही उसको अपना ब्लड दे के उसकी जान बचाई, क्योंकि वो सभी लड़के इसी समाज से हैं। उसी समाज से पुलिस में भी लोग आते हैं और उसी समाज से लोग अब ये है कि अपराधी ये बहुत बड़ी एक सामाजिक चीज़ें हैं जिसके तहत चीज़ें हो रही हैं, वैसे होनी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे ऊपर भी बहुत चुनौती है, पुलिस के ऊपर, हमारे विभाग के ऊपर, और बहुत कठिन परिस्थितियों में पुलिस कार्य कर रही है। एक आखिरी सवाल, बड़ा फेमस पिक्चर आई थी, बड़ा फेमस डायलॉग हुआ था, अब तक 56, आपके 40 हो गए, 16 भी और कितने दिन में पूरी हो जाएंगे? नहीं, ऐसे ये कोई आंकड़ों की बाजी नहीं है और हम लोग इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और ये तो लोगों का बनाया हुआ है। और हम लोग का प्रयास यही है कि मैक्सिमम सेवा जो है कानून के दायरे में रहते हुए हम जनता की करें। और इसमें सबकी सहभागिता भी आवश्यक है, प्रेस की, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप की और जनप्रतिनिधियों की, सबका सहयोग अपेक्षित है और काफ़ी सहयोग मिल भी रहा है। और दूसरी चीज़ की जो अगर हमारी कमियां हैं वो उजागर होती हैं तो उससे भी हम लोगों को सीखने का मौका मिलता है, उससे भी हम लोग लेसन लर्न करते हैं और अपने जो व्यवहार में या कार्य प्रणाली में जितना सुधार होता है वो भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज जी, धन्यवाद। ये थे मेरठ जोन के एडीजी प्रशांत कुमार, जिन्होंने आज बेबाकी से बताया कि किस तरह पुलिस ने अगर किसी अपराधी को गोली मारी और वो घायल है तो पुलिसकर्मियों ने उसको अपना खून भी दिया। लेकिन ये बात दीगर है कि जो कुख्यात अपराधी हैं जिन्होंने पुलिस पे गोली चलाने की हिमाकत की, वो आज इस दुनिया में नहीं है। और मैं प्रशांत जी की कार्यशैली को जानता हूँ, उन्होंने जिस तरह के निर्देश दे रखे हैं कि जो अपराधी मेरठ जोन के अंदर हो उसको घेरो, पकड़ो, गोली चलाए तो 10 गुनी गोली चलाओ। तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि अगर ये 6 महीने एडीजी मेरठ जोन और रहे तो ये 40 का आंकड़ा 56 तक नहीं पहुँचेगा और हम लिखेंगे बड़ा बड़ा अब तक 56। ये थी आज प्रशांत कुमार जी से बातचीत। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इस बेहतर अफसर का कार्यशैली पसंद आई होगी। आप सराहेंगे ऐसे अफसरों को जो समाज में आतंक को ख़त्म करने के लिए अपने पुलिस अफसरों के साथ अपनी जान की बाजी लगाते हैं और समाज में ये संदेश देने में कामयाब रहते हैं कि अगर तुम पुलिस पे गोली चलाओगे तो तुम्हारा इस दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। हमको ये सिलसिला जारी रहेगा। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।